जय हिंद बच्चों। एन रहमान फिज़िक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं मैं। तो आज का एक विशेष क्लास दिया जा रहा है क्लास 10th के उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। तो उनके लिए कुछ विशेष प्रश्न लेकर के हम आए हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि उनका एग्ज़ाम में स्कोर कार्ड अच्छा आ सके। ठीक है, तो चलिए शुभकामनाएं देते हुए उन बच्चों को आगे के लिए निकट भविष्य में उनका भविष्य अच्छा हो, एग्ज़ाम उनका बहुत अच्छा जाए, इसकी शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये स्पेशली उन बच्चों का डिमांड्स था कुछ बच्चों का कि सर क्लास 10th के लिए भी एक वीडियो आप फिज़िक्स का अपलोड कर दीजिए ताकि हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है बच्चों वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए विशेष वीडियो है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी एक वीडियो लाएंगे जो कि सीबीएसई के लिए होगा। अभी फ़िलहाल हम ये जो वीडियो दे रहे हैं वो बिहार बोर्ड के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए वीडियो है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा प्रकाश के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम प्रकाश के एक छोटे से डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से इस बाहरी दुनिया को हम देख पाते हैं। ऊर्जा का एक रूप है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी सहायता से हम इस बाहरी दुनिया को क्या करते हैं, आउटर वर्ल्ड को देख पाते हैं। वी कैन सी द आउटर वर्ल्ड बाय द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इसमें टर्म है तो इसके बारे में और बहुत सारे डिफिनीशंस हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें दृश्यता की अनुभूति उत्पन्न करता है। बच्चों आप उसके बारे में ये भी कह सकते हैं। तो चलिए दूसरा हमारा है इसके प्रकाश के बारे में कि प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है। ठीक है, प्रकाश के क्या गुण हैं। तो देखिए प्रकाश के बच्चों गुण क्या है, पहले उसको देख लीजिए कि प्रकाश जो होता है बच्चों, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। उसके बाद प्रकाश जो है बिना माध्यम के भी संचरित हो सकता है। ठीक है, बिना माध्यम के भी संचरित हो सकता है, यानी वहां भी संचरित हो सकता है जहां कोई मीडियम नहीं हो, यानी कि निर्वात। तो प्रकाश के बारे में खास बात आपको याद रखनी है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है, निर्वात में होती है, और वो होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है मीटर पर सेकेंड। मैं ऐसे लिखता हूं, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ऐसे में दिक्कत हो, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश की चाल अधिकतम कहां होती है, निर्वात में होती है, और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू इसका होता है 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड, बट उसको हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए प्रकाश से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं जिनमें से हमारा घटना जो है ये परावर्तन और अपवर्तन भी मूल घटनाओं में से है। तो अब देखो परावर्तन क्या होता है बच्चों, ज़्यादा हम बेसिक टॉपिक पढ़ाने का यहाँ टाइम नहीं है, ओनली फॉर एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो हम लोग मेन टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो परावर्तन क्या है, जब किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चों। ठीक है, जब किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें
किसी दूसरे माध्यम से टकराती है और टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए यहां पे, तो इसको हम लोग समझने के लिए एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं परावर्तन को। ये मान लीजिए कोई परावर्तक सतह है बच्चों, ये कोई परावर्तक सतह है और इस सतह पर ये एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक अभिलंब खींच लिए और यहां से एक किरण मान लीजिए आ रही है। तो ये आने वाली जो किरण होती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। अब आने के बाद ये सतह रंगा हुआ है, तो ये वापस नहीं जाएगी, ये सॉरी इसके आर पार नहीं जाएगी, तो ये फिर इतना ही एंगल बनाते हुए ये अपने ही मीडियम में, मैंने कहा अपने ही मीडियम में बच्चों, ये नहीं कहा कि अपनी दिशा में, ठीक है, कुछ कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है यानी लौट जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये जो एंगल आप देख रहे हैं इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और ये जो एंगल आप देख रहे हैं इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो बिंदु है यहां पे O, इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं और ये जो सतह है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह, जिसका नाम हम कुछ दे देते हैं ए डैश दे देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जब किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें बच्चों, जब किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे माध्यम से टकराती है और टकराकर फिर अपने ही मीडियम में माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इसमें दो नियम होते हैं बच्चों, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला कि ये जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री, ये 25 डिग्री होगा तो ये 25 डिग्री, ये 95 होगा बच्चों तो ये भी 95 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया नॉर्मल अभिलंब, ये तीनों बच्चों एक ही तल में होते हैं, एक ही सतह में होते हैं बच्चों, ठीक है, एक ही तल में होते हैं। क्लियर। अब ये हो गया हमारा परावर्तन और परावर्तन का नियम, ठीक है। अब आइए इसमें हमारा जो दूसरा टर्म है बच्चों दर्पण की हम लोग बात करते हैं। तो दर्पण जैसा कि आप जानते हो दर्पण क्या है, मिरर जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों, मिरर दर्पण क्या है, तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन नियम अनुसार होता है उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। वैसा चिकना और चमकीला सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन नियम अनुसार होता है क्या कहलाता है, प्रकाश दर्पण कहलाता है बच्चों, ठीक है। अब ये दर्पण होते हैं तीन तरह के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक सतह प्लेन होता है, समतल होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है और परवलयीय दर्पण का परावर्तक सतह परवलाकार होता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब क्या होता है जानते हैं बच्चों, कि जब किसी माध्यम से किसी वस्तु से किरण निकली और वो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जहां पर एक दूसरे से मिलती है दो किरण, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी कि
किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब, जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वैसे प्रतिबिंब जिसका निर्माण किरणों के वास्तविक कटान से होता है, किरणों के वास्तविक कटान से होता है, उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है बच्चों। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण में कभी नहीं बनेगा, उत्तल दर्पण में कभी नहीं बनेगा, अवतल में बनेगा, उत्तल दर्पण में नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं बच्चों। तो आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं? वैसा प्रतिबिंब जिसका निर्माण किरणों के आभासी कटान से होता है, काल्पनिक कटान से होता है, उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये इसको आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ये VVI क्वेश्चन होता है, दोनों में अंतर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में, ठीक है। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है और आभासी प्रतिबिंब लगभग सभी दर्पण और लेंस में बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया दोनों में डिफरेंसेस। अब आइए दर्पण, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो बच्चों याद रखना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के समान आकार का बनता है। अब देखो बच्चों कैसे, हम यहां पे एक इमेज बनाते हैं। ये एक क्या है? समतल दर्पण है। यहां पे इसको मुख्य अक्ष ले लीजिए और यहां पे एक वस्तु ले लेते हैं AB। अब बच्चों इस वस्तु से कम दो किरण निकलेगी, एक सीधी वाली, एक बदमाश वाली। ये सीधी वाली अपने रास्ते जाएगी, अपने रास्ते लौट आएगी। अगर ये रंगा नहीं होता तो ऐसे चली जाती, लेकिन ये परावर्तित वाली ऐसे यहां से लौटेगी। अब सोचो ये किरण और ये किरण कभी नहीं मिलेगी बच्चों। तो बताइए जब ये आगे नहीं मिलेगी तो हम लोग कल्पना करते हैं कि पीछे कहीं मिलेगी। तो देखिए ये यहां मिल जाती है, दर्पण के पीछे A' B'। तो बच्चों याद क्या रखना है आपको? इमेज में दो तरह की किरणें निकलेगी, एक सीधी जाएगी यानी लंबवत, सतह के लंबवत जाएगी तो वो अपने रास्ते लौट आएगी। दूसरी टेढ़ी वाली किरण, बदमाश वाली, तो बदमाश वाली जाएगी किसी रास्ते, आएगी किसी रास्ते। तो ये किरण, ये परावर्तन के बाद देखो दोनों कभी नहीं मिलने वाली है, आगे कितना भी बढ़ा दो। तो इसका मतलब पहले कहीं मिली रही होगी, कल्पना करेंगे तो कल्पना किए तो मालूम हुआ कि पीछे बना। तो इसका मतलब है इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो याद रखना है आपको। ऑब्जेक्टिव में भी बनता है बच्चों कि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, समान आकार का बनेगा। उसके बाद इसमें लेटरल इन्वर्सन की घटना भी होती है बच्चों। बायां भाग दाईं ओर दिखेगा, दायां भाग बाईं ओर दिखेगा। यह किस दर्पण में होगा? समतल दर्पण में की घटना होती है। उसके बाद इसमें वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है। वो जैसे यहां से यहां वस्तु दूरी 1 होगा तो यह भी 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात पूछता है आपके एग्जाम में कि समतल दर्पण में आवर्धन +1 होता है। आवर्धन समझते हो बच्चों? आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो जितना बड़ा प्रतिबिंब है इसमें उतना ही बड़ा वस्तु था, तो दोनों का आकार सेम है। तो प्रतिबिंब, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, दोनों सेम है, एक जैसा है। इसीलिए हमेशा इसका जो आवर्धन होगा बच्चों वो +1 आएगा, ठीक है। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है बच्चों वो हमेशा +1 होता है। और प्लस इसलिए कि दोनों एक ही दिशा में होता है। अगर ये सीधा है तो ये भी सीधा, ये उल्टा है तो ये भी उल्टा, है ना। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। सो ये आवर्धन हमेशा 1 होता है, +1, ठीक है। क्लियर?
ये बात रही हम लोग को समतल दर्पण से संबंधित। अब समतल दर्पण से संबंधित एक और ऑब्जेक्टिव आता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। तो फोकस दूरी भी अनंत होगी। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है बच्चों। कितनी होती है? अनंत, इनफाइनाइट होती है। याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स के लिए आता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, गोलीय दर्पण आपको पता है कि दो तरह का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक अवतल होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण जिसका बाहरी भाग रंगा होता है उसको अवतल कहते हैं, और जिसका भीतरी भाग रंगा होता है उसको उत्तल कहते हैं। ठीक है, अब कुछ खास बातें याद रखनी है। इसमें ध्रुव किसको कहते हैं? तो इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, या इसके भी मध्य बिंदु को। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसको जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को इसका वक्रता केंद्र कहते हैं, और ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद मुख्य फोकस एक पॉइंट आता है बच्चों। मुख्य फोकस किसको कहते हैं? तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं बच्चों। उसके बाद ये बाईं ओर की जो भी दूरी होगी वो ऋणात्मक होगा। तो ऐसे सोचिए, अवतल का सब कुछ ऋणात्मक, उत्तल का सब कुछ धनात्मक, सिवाय वस्तु दूरी को छोड़कर, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, आज मैं रफली आपको एक पूरे जो चैप्टर है उसका मैं आपको बता दे रहा हूं। आपके प्रश्नों को कल मैं लाइव आकर के बताऊंगा। कल आप लोग का क्लास लाइव रहेगा, 7 बजे से लाइव क्लास लिया जाएगा क्लास 10th वालों के लिए। तो उनके पास जो समस्याएं होगी वो सुनी जाएगी। आज मैं थ्रू आउट कुछ रिवीजन करा दे रहा हूं आज के इस कक्षा में, और कल के कक्षा में जो कल कराया जाएगा, कल लाइव मैं आऊँगा 7 बजे शाम में। और उन लोगों के लिए जो उनको कोई प्रश्न होगा आप बेहिचक लाइव वो पूछ सकते हैं। आप कमेंट में लिखेंगे, मैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर में तो आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें याद रखना है 2-3 फार्मूला होता है। R बराबर 2F, ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है, या F बराबर R/2। एक होता है बच्चों दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, जहां v है प्रतिबिंब दूरी, u है वस्तु दूरी, f है फोकस दूरी। ठीक है, इसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। एक इसमें आता है आवर्धन बच्चों। आवर्धन अभी जस्ट हम चर्चा किए हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, या -v/u, दर्पण के लिए -v/u भी आवर्धन के बराबर होता है। इसको m से लिखते हैं, m बराबर hi/ho या -v/u। ये दर्पण के लिए ये सूत्र होते हैं बच्चों। ठीक है, अब आइए अपवर्तन पे। अपवर्तन क्या होता है बच्चों? कि जब किसी एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है, और चाल के साथ साथ उसके संचरण की दिशा भी बदल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, चाल के साथ साथ दिशा भी बदल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं।
ठीक है। एक अपवर्तन का पहला नियम μ1 sin i बराबर μ2 sin i, चलिए इसको हम आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग बता देते हैं। तो sin i आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है बच्चों, जिसको हम लोग म्यू कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप 10th क्लास में जो लिख सकते हैं बस वही बता रहे हैं। इंटर लेवल पर चलेंगे तो थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, थोड़ा डेफिनेशन में चेंजेस आ जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब अपवर्तनांक क्या है इसको भी समझ लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, इससे क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? तो देखिए बच्चों, क्या है अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक? तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक म्यू बराबर c बाई भी, जहां c बराबर क्या होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ओके, क्लियर है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपवर्तन और अपवर्तनांक की बात। कुछ पदार्थ का आपको अपवर्तनांक जरूर याद रखना है, जैसे जल का अपवर्तनांक कितना होता है ना? तो 1.33, कांच का 1.5, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका क्या अर्थ होता है? यानी 2.42 है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक यानी लगभग अधिक होता है। इन सब पदार्थों में जो व्यवहारिक रूप में हमारे सामने जो पदार्थ आते हैं बच्चों, उनमें सबसे अधिक किसका होता है? हीरा का, और सबसे कम हवा या निर्वात का होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। पूछेगा इसका मीनिंग क्या होता है? तो हीरा क्या है? प्रकाश तथा सघन माध्यम होता है बच्चों। उसके बाद अगर इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, इसका मतलब इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है, ये चीजें आपको अपवर्तनांक में ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो आप जानते हैं कि प्रकाश की किरणों को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट को जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को बच्चों, सीधे प्रकाश नहीं लिखना है, क्योंकि अगर एक वर्णी लाइट होगा तो कभी भी उसका 7 रंग में नहीं टूटेगा, क्योंकि व्हाइट लाइट ही 7 रंग में टूट सकता है। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, टूट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और वर्ण विक्षेपण जब उसके सामने एक सफेद पर्दा रख दीजिएगा तो 7 अलग अलग रंगों की रंगीन पट्टियां मिलती हैं, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्ण पट कहते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। वर्ण पट में कौन कौन रंग होते हैं? तो इसको याद रखने के लिए बड़ा आसान है, वीबग्योर अंग्रेजी में याद रख सकते हैं, वीबग्योर। सबसे पहले रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। सबसे ऊपर होता है रेड, सबसे ऊपर होता है लाल, और सबसे नीचे होता है बैगनी। ठीक है, लाना पिहनी जाबे, लाना पिहनी जाबे। ठीक है, सबसे ऊपर होता है लाल, उसके बाद नारंगी, पीला, है ना, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। तो याद रखना है सबसे अधिक वेवलेंथ होता है लाल रंग का, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी का, इसलिए इसका विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है बच्चों। ठीक है, सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है, सबसे कम विचलन लाल का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? तरंग दैर्घ्य लाल का, सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। ठीक है, सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी। ठीक है, बाकी सब बीच में। माध्य रंग कहते हैं पीला रंग को, पीले रंग को
हम लोग माध्य रंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद एक टॉपिक है हमारा, चलिए वर्ण विक्षेपण समझ में आ गया। उसके बाद है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब क्या होता है कि जब सूर्य से आने वाली यानी सन से आने वाला जो लाइट है वो वायुमंडल के छोटे छोटे कणों पर पड़ती है, तो वायुमंडल के कण उन रंगों को पहले अवशोषित कर लेता है और फिर चारों ओर फैला देता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, और प्रकीर्णन के लिए रेले ने एक नियम दिया था बच्चों। रेले नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था और उनका कहना था कि ये जो प्रकीर्णन होता है किसी भी रंग के प्रकाश का, वो उस रंग के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम से कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा से ज्यादा होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम। जैसे लाल रंग का प्रकीर्णन कम क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इसलिए प्रकीर्णन कम होता है। इसीलिए लाल रंग हमको दूर से दिखाई देने लगता है। इसलिए सुबह सुबह यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज लाल दिखाई देता है, खतरे का निशान लाल दिखाई देता है। क्यों? और लाल रंग होता ही लाले रंग का होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग हमें दूर से ही दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है कि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है बच्चों। साथ ही साथ नीला रंग हमारे आंखों के लिए अधिक दृश्य होता है, इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखाई देता है बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया प्रकीर्णन से रिलेटेड जो प्रश्न आ सकते थे वो हमने बताया। अब अपवर्तन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन, जैसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? तो बच्चों तारों तो बहुत दूर होते हैं, तारा स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं। तो जब स्टार से चलने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल की अलग अलग परत से होकर आती है तो उनका कई बार अपवर्तन हो जाता है, बार बार वो मुड़ती हुई आती है, जिसके कारण मुड़ते मुड़ते कभी हमारी आंखों तक पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है। जब पहुंची तो हमको तारा दिखाई दिया, जब नहीं पहुंचा तो दिखाई नहीं दिया। इसी को कहते हैं टिमटिमाना। ऐसा नहीं कि जलता बुझता है, जलता बुझता है, जी नहीं। क्यों होता है? अपवर्तन के कारण। ठीक है बच्चों, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, प्रकीर्णन समझ गए, अपवर्तन समझ गए। एक टॉपिक और है आपका इसमें, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश का संचरण सघन से विरल की ओर हो रहा हो और आपतन कोण का मान माध्यम के क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, अधिक हो, तो प्रकाश की किरण सघन से विरल में ना जाकर सघन में ही लौट जाती है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, अब इसके बाद आता है पूर्णांतरिक परावर्तन का दो शर्त होता है बच्चों, जो एग्जाम में आपके आता रहता है। दो शर्त क्या है पूर्णांतरिक परावर्तन का? पहला, प्रकाश का जो संचरण होना चाहिए वो हमेशा सघन से विरल की ओर होना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब क्रांतिक कोण क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो क्रांतिक कोण क्या है बच्चों? तो जब प्रकाश की किरणों का संचरण सघन से विरल की ओर होता है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। तो जब प्रकाश की किरण का संचरण सघन से विरल माध्यम की ओर हो रहा हो तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब इस पर एक आपको पूर्णांतरिक परावर्तन पर मरीचिका एक एग्जाम्पल है जो प्राकृतिक होता है। मरीचिका रेगिस्तान में देखे होंगे कि जलाशय का आभास होता है, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो जलाशय
नहीं रहता है, जिसको हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं, यानी मिराज बोलते हैं। ठीक है, मरीचिका में क्या होता है, आपको दृष्टि भ्रम उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, क्योंकि रेगिस्तान वगैरह में ऊपरी वायु क्या होती है बच्चों, बहुत थोड़ी ठंडी होती है और जमीन से सटी हुई वायु गर्म होती है। तो जब पेड़ पौधे से चलने वाली किरणें सघन से विरल में, यानी ठंडा हवा से गर्म हवा में जाता है, तो ना जाकर ठंडा से ठंडे में वापस आ गया, जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और इसके कारण आपको वहां पे मरीचिका की घटना दिखाई देती है, यानी वहां पे जलाशय का आभास होता है। लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो वहां कोई जलाशय नहीं होता है। हीरा चमकीला दिखाई देता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, क्योंकि हीरा को इस तरह से काटा जाता है बच्चों कि हीरा के क्रांतिक कोण का जो आपतन कोण का मान है, उसके क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण लाइट की रेज जो है उसके अंदर कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है, अंदर कई बार जाएगा, जिसके कारण हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल करने का बच्चों समय नहीं है, हम डिटेल इतना कर नहीं पाएंगे इस वीडियो में, एक दो वीडियो में। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सारे टॉपिक्स पे सिर्फ चर्चा कर दे रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैं इन सब पर चर्चा करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, विशेष आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कल के वीडियो में आप, जो कल मैं 7 बजे से लाइव आऊंगा बच्चों के लिए जो 10th क्लास का देंगे इस बार एग्जाम, ठीक है, आप उसमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद आइए बच्चों, दृष्टि दोष इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि दृष्टि दोष से भी पहले कुछ टॉपिक समझ लीजिए। एक होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो देखिए, जहां तक नेत्र लेंस से वह न्यूनतम दूरी जहां तक हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। उसके बाद आइए कि समंजन क्षमता, नेत्र की एक पूछता है आपको, समंजन क्षमता। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा सकता है, क्या कहलाता है, उसका समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ। उसके बाद इसी समंजन क्षमता घट जाने के कारण क्या होता है, नेत्र लेंस में दोष उत्पन्न हो जाता है, और ये 4 तरह के नेत्र दोष होते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, ये 4 तरह के दृष्टि दोष होते हैं बच्चों। आप कृपया करके इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि इस वीडियो में मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर टॉपिक का सारा डिटेल दे सकूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, है ना, उन टॉपिक्स पे आपको क्लियरली आप देख लें, अच्छा रहेगा। तो ये परावर्तन अपवर्तन से रिलेटेड कुछ टॉपिक था। साथ ही साथ आप दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र का प्रमाणित भी कर लेंगे बच्चों, क्लास 10th में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र में से कोई एक तो आता ही रहता है, और R = 2F। तो ये 3 फार्मूला है जो आपके एग्जाम में संभावित हैं, जो आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको दिक्कत होगा तो आप कल के लाइव क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, जो प्रश्न में दिक्कत हो। आज मैं रफली बता दे रहा हूं क्या क्या। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा होगा। एसी डीसी में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी डीसी क्या होता है, दिष्ट धारा, और एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नियत रहता है, दिष्ट धारा, और प्रत्यावर्ती धारा जिसका परिमाण लगातार और दिशा निश्चित समय अंतराल के बाद बदलता है, क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा। डीसी का जो उत्पादन महंगा होता है, एसी का उत्पादन थोड़ा सस्ता होता है। डीसी का मुख्य स्रोत सेल होता है, एसी का मुख्य स्रोत जनित्र होता है, जनरेटर होता है। डीसी कम खतरनाक है, एसी थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है बच्चों, यह ध्यान रखना है। डीसी वोल्टेज को आप बढ़ा घटा नहीं कर सकते हैं, एसी वोल्टेज को आप बढ़ा या घटा सकते हैं स्टेबलाइजर यानी ट्रांसफार्मर की मदद से। ठीक है, ये एसी और डीसी में कुछ डिफरेंसेस हैं, जो कि आपको एसी डीसी में अंतर एग्जाम में आता है। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। ओम का नियम आपके एग्जाम में पूछता है, उसका प्रमाण भी पूछता है। ओम का नियम क्या है, नियत ताप और दाब पर किसी चालक के किन्हीं 2 सिरों के बीच का विभवांतर, उससे प्रवाहित होने वाली
धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती होता है बच्चों I के, यानी V बराबर आई आर, जहां R एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, है ना। और प्रतिरोध क्या है, तो किसी भी चालक का वह गुण जो उससे प्रवाहित होने वाली धारा के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करता है, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है बच्चों, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओके, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विभवांतर और विभव तो जानते हैं, तो विभव को भी एक बार हम परिभाषित कर देते हैं बच्चों कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विभवांतर कहते हैं, या दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव और विभवांतर और विद्युत वाहक बल तीनों को वोल्ट में मापा जाता है, VOLT वोल्ट में मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं, और वोल्ट को मापने के लिए यानी वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को बच्चों हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये सब में से ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बनते हैं, इसलिए मैंने इस पर चर्चा कर दिया, ठीक है। उसके बाद विद्युत शक्ति की बात होती है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। विद्युत शक्ति क्या है, तो परिपथ में कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, या किसी परिपथ में दो सिरों के बीच के विभवांतर और उससे प्रवाहित होने वाली धारा के गुणनफल को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं बच्चों। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है। विद्युत शक्ति जो होता है P बराबर W/T होता है, या P बराबर V गुने I होता है, या P बराबर V बराबर IR होगा तो I² इंटू R होता है, या P बराबर V² R भी होता है बच्चों, क्योंकि I बराबर हम लिख सकते हैं V/R, तो V गुने V²/R। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, पावर का, विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक WATT वॉट होता है, जिसको जूल पर सेकेंड भी कहते हैं। जूल पर सेकेंड होता है जिसको हम लोग वाट कहते हैं। इसका बड़ा मात्रक किलोवाट मेगावाट होता है। शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट और मेगावाट होता है। शक्ति का मात्रक HP भी होता है, हॉर्स पावर। 1 HP बराबर 746 वाट होता है बच्चों, ठीक है। तो ये शक्ति के मात्रक सब याद जरूर रखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आपके एग्जाम में एकदम श्योर रहता है, आता ही रहता है ना। तो इसको एकदम जरूर देख लेना है। अब आइए उसके बाद विद्युत ऊर्जा से क्वेश्चन आता है बच्चों। विद्युत ऊर्जा तो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए जो कार्य किया जाता है वही कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। किसी परिपथ में, है ना, तो W बराबर V गुने Q होगा, तो W बराबर कार्य, उसी को विद्युत ऊर्जा कहेंगे। तो V की जगह पर V रहने दीजिए, और Q बराबर हो गया IT, तो हो गया VIT। W बराबर VIT, ये फॉर्मूला भी आप दे सकते हैं, यानी E एनर्जी बराबर हो गया VIT, या इसके जगह पर आप V बराबर IR लिखेंगे तो I² RT भी हो जाएगा। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं बच्चों, तो हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट, इसका मात्रक जरूर याद रखना है। इसका ऐसा मात्रक जूल होता है, लेकिन हमारे घरों में जो बिजली लगा हुआ है, जो विद्युत लगा हुआ है, उसको मापने के लिए किलोवाट आवर का उपयोग किया जाता है, किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है बच्चों, याद रखना है। किलोवाट शक्ति का मात्रक है, लेकिन किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ये मात्रक होता है ऊर्जा का। और 1 kWh बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लोग विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है बच्चों 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसको माप सकते हैं आप। तो देख रहे हैं आप क्या क्या ऑब्जेक्टिव इससे संभावित आ सकते हैं, ये समझ लीजिए। ओम का नियम हो गया, विभव विभवांतर हो गया, ओम के नियम का सत्यापन आप देख लेंगे, एसी और डीसी में अंतर हो गया, ठीक है, विद्युत ऊर्जा हो गया, विद्युत शक्ति हो गया, जूल का नियम, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव आपने पढ़ा होगा कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म होने लगता है, यानी उसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन उष्मीय ऊर्जा में होने लगता है। इसी घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसके लिए जूल साहब ने 3 नियम दिया था, धारा का नियम, प्रतिरोध का नियम, समय का नियम। H समानुपाती I स्क्वायर, H समानुपाती R और H समानुपाती T, है ना, इसी से आता है H बराबर I स्क्वायर R T, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा सेल। सेल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में जमा रहता है, और जब इसको हम परिपथ से जोड़ते हैं तो इसका परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है, ठीक है बच्चों। प्रतिरोधों का संयोजन आपने पढ़ा होगा, 3 तरह का जनरली संयोजन होता है, फार्मूला 2 के लिए होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। मिश्रित के लिए कोई विशेष फार्मूला नहीं, उसी दोनों का उपयोग करते हैं। तो 3 फार्मूला होता है। श्रेणी क्रम के लिए होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करके फार्मूला, अगर 3 प्रतिरोध है तो। और पैरेलल होता है बच्चों तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं सीरीज में और पैरेलल में क्या क्या फार्मूला होता है। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला, यानी आपको अधिकतम प्रतिरोध चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है। कम से कम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में और ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने परावर्तन अपवर्तन चैप्टर को देख लिया और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल अगले क्लास में, और संभवतः लाइव क्लास होगा कल का। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनको लगता है कि 10th क्लास का कुछ वीडियो उनको चाहिए, है ना, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और आप एक बार रिवीजन करने के लिए, आपने अच्छी तैयारी की है हमें पता है, लेकिन फिर भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने आपको एक रिवीजन सा टॉपिक दे दिया है, और आप इन टॉपिक की तैयारी करेंगे, जरूर आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएगा, ठीक है। साथ ही साथ दर्पण में कुछ केस आपने पढ़ा होगा लेंस में, वो जरूर देख लेंगे कि वस्तु को जब हम दर्पण के सामने कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये वाला केस भी जरूर देख लीजिएगा। P और F वाला इंपॉर्टेंट रहता है, वो पूछता ही रहता है। तो इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से देख लेंगे, और उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा। तो एक और वीडियो हम लेकर के आएंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा टॉपिक नहीं आया और बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने आपको 2 वीडियो के रूप में इसको देने की सोचा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए चैप्टर हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कल। ओके, थैंक यू बच्चों, ऐसे ही जुड़े रहें रहमान फिजिक्स क्लासेस में। और अब हम लोग नीट और जेई के लिए भी, जो 11th-12th के बच्चे हैं उनको मालूम है कि नीट और जेई के लिए भी हमारा बैच अब ऑनलाइन भी पढ़ाई होने वाली है, और ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं समस्तीपुर में। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। क्लास 10th का ये वीडियो उन बच्चों को खास डिमांड पर दिया जा रहा है। कुछ बच्चों ने डिमांड किया था, सर हम लोगों के लिए भी एक वीडियो बना दीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं। जय हिंद, देखते रहिए एन रहमान फिजिक्स क्लासेस। ओके, बाय।